नमस्कार सभी को। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रिपुशोधन चौबे अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेट, यूपी टेट या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, पूंजीवादी है या फिर साम्यवादी है या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर पूंजीवादी और जिसे आप कहते हैं निजी अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था दोनों चलती है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र मिलके काम करते हैं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलके काम करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलके काम करते हैं। अगला प्रश्न जो है, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किनमें होती है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, या विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है। भारत एक विकासशील देश है, विकास के चरण की तरफ अभी बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है, या सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन जो है वो किस क्षेत्र का है। आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तृतीयक क्षेत्र। यानी इसको अगर आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। तो टेरिटरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह सफल या जीडीपी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो जो टेरिटरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 55% होता है, प्राइमरी का 16.5% और सेकेंडरी का 29.6% होता है। अगला प्रश्न, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, या क्लोज इकोनॉमी किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोज का मतलब होता है बंद, पूरी तरह बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था से मतलब होता है जहाँ पर आयात और निर्यात न हो, मतलब कोई आ न सके और कोई जा न सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। अगला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध न हो। तो इसको समृद्ध व्यवस्था, जैसा कि अभी मैंने बताया, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जा सकता है, यानी भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में। तो किस अर्थव्यवस्था के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसे परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या जब अधिक होती है तो वह श्रम अधिक उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास, चाहे कोई भी देश हो, उसका जो आर्थिक विकास निर्भर करेगा वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स पर, पूंजी निर्माण पर,
बाजार का आकार, बाजार कैसा है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका वैश्वीकरण कर देना या उसका एकीकरण कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जितने भी टैरिफ बैरियर होते हैं, यानी जो बैरियर होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त कर देना ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, कि जो भी टैरिफ बैरियर हैं उन्हें पूरी तरह क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध जो हैं, प्रतिबंध हैं, उन्हें कम से कम कर देना, यह संबंध है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा 54% जो भाग है, 54% जो भाग है वो कृषि में लगा हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग कृषि कार्य को करते हैं और अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो यहाँ पर ज़्यादातर संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में बदलावों के कारण प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो एनएसएसओ जो है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, वह इस तरह के आंकड़े प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को करना था। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, यानी भारत में किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में ये सभी जो ग्रामीण अल्प रोजगार है, चक्रीय बेरोजगारी है, संरचनात्मक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको हम डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखने में तो लगता है कि वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार होता है। अगला प्रश्न, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में कौन सी बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो कृषि में ज़्यादातर ये सभी जो बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, ये सारी बेरोजगारी अक्सर देखने को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य करना, यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में 2 लोगों की आवश्यकता है और आपने 3 लोगों को लगाया है या 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी या दृश्य? तो दोनों, ये दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है? तो शिक्षित बेरोजगारी जो है, शिक्षित, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।